देखिए पब्लिक के पास 4% शेयर थे पहले 2017 में, और अभी 3.60% शेयर हैं। तो देखो जो भी अच्छी कंपनी होती है, अच्छी बैंक होती है, जाहिर सी बात है पब्लिक उसमें पैसा इन्वेस्ट नहीं करती है। ठीक है, पब्लिक के पास आपको वही दिखेगा 3%, 10% या फिर 20%, जो भी अच्छी कंपनियां होती है। सबसे ज़्यादा शेयर किसके पास होते हैं अच्छी कंपनियों के? या तो प्रमोटर के पास, या फिर एफआईआई के पास, या फिर डीआईआई के पास। वेलकम है जी आप सभी का लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की इस सीरीज़ में। तो आज अपन जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है जी, कंप्लीट एनालिसिस करेंगे आज की इस वीडियो में अपन इस बैंक के बारे में कि अभी इस बैंक के शेयर को खरीदने का सही समय है या नहीं है, और अगर आपने पहले से खरीद रखा है तो आप इसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हो या नहीं। और हाँ, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्ट्रेशन मेंबर। यह वीडियो मैं केवल एक एजुकेशन पर्पस के हिसाब से बना रहा हूँ। अगर आप कुछ भी इन्वेस्ट करते हो या इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो तो एक बार अपने फाइनेंसर से जरूर डिस्कस कर लीजिएगा। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो या इंट्राडे ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड हो तो बायो में लिंक है मेरे इस टेलीग्राम चैनल का, आप इस चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। इस चैनल पर आपको एक कंप्लीट ट्रेडिंग कोर्स की प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगी, जिसमें बेसिक से लेके एडवांस कंप्लीट कोर्स आपको देखने को मिल जाएगा बिल्कुल फ्री में। इसी के साथ साथ इस चैनल पर आपको एवरीडे कुछ डेमो ट्रेड भी देखने को मिल जाएगी। ठीक है जी, अब अपन बात कर लेते हैं इस बैंक के बारे में। तो देखिए ये एक कमर्शियल बैंक है। ठीक है, इस बैंक का मार्केट कैप कितना है आप देख सकते हो, 32,739 करोड़ का। वहीं इस बैंक के ऊपर कर्जा कितना है आप देख सकते हो, 4,25,911 करोड़ का। मतलब इतना ज़्यादा कर्जा है इस बैंक के ऊपर। ठीक है, तो देखिए जितनी भी बैंक होती है सभी एक दूसरी बैंक से कनेक्टेड होती है और सभी एक दूसरी बैंक से लोन लेती रहती है। ठीक है, एक साल के अंदर इस बैंक के शेयर ने लो और हाई कितना लगाया है तो आप देख सकते हो, लो है इसका 35 रुपये 80 पैसे का और हाई है इसका 73 रुपये का। ठीक है, करंट प्राइस क्या चल रहा है आप देख सकते हो 36 रुपये। बुक वैल्यू कितनी है इसकी 39 रुपये। ठीक है, मतलब अभी ये अपनी बुक वैल्यू से भी नीचे ट्रेड करने लग गया है। ठीक है, तो ये एक गोल्डन चांस हो सकता है अभी इस बैंक के शेयर को खरीदने का। लेकिन खरीदना है या नहीं खरीदना है, या आपने पहले से खरीद रखा है तो आप इसे होल्ड कर सकते हो या नहीं, ये तो अपन जब पूरा एनालिसिस करेंगे तभी पता चलेगा। पीई कितना है इसका आप देख सकते हो 8.98। ठीक है, आरओई कितना है इसका आप देख सकते हो 8.71। आरओसी कितना है इसका 5.29। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, मतलब ओवरऑल ये बैंक एक प्रॉफिटेबल बैंक है, ये एक अच्छी बात है। प्रमोटर होल्डिंग आप देख सकते हो 90% की तो प्रमोटर होल्डिंग देखने को मिल रही है। प्रॉफिट में ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही है तो आप देख सकते हो 49% की हमें प्रॉफिट में ग्रोथ देखने को मिल रही है। क्या ये बैंक अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड पे करती है तो आप देख सकते हो ये बैंक अपने किसी भी शेयर होल्डर को कोई भी डिविडेंड पे नहीं करती है। फेस वैल्यू कितनी है इसकी 10 रुपये की। ठीक है, रिटर्न ऑन एसेट्स 0.63। प्राइस टू बुक वैल्यू 0.92। तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गए इस बैंक के। अब अपन बात कर लेते हैं कंपैरिजन की कि भाई साहब इस बैंक का कंपैरिजन हमें किस किस बैंक के साथ देखने को मिल रहा है। तो भाई साहब ये है कंपैरिजन वाला सेक्शन, आप देख सकते हो 1 से लेके 8 बैंक हमें यहाँ पर दिख रही है। वहीं पर 8वें नंबर पर है सेंट्रल बैंक, जिसका शेयर प्राइस कितना चल रहा है अभी 36 रुपये। इन सभी बैंक के मुकाबले सबसे कम चल रहा है। ठीक है, इसके आसपास ही चल रहा है एक और आईओबी का भी 36। ठीक है, अगर अपन मार्केट कैप की बात करें तो इस बैंक का मार्केट कैप इन सभी बैंकों के मुकाबले बहुत कम देखने को मिल रहा है। ठीक है, डिविडेंड की बात करें तो डिविडेंड ये नहीं देती है। अगर सबसे ज़्यादा कोई डिविडेंड देती है तो वो है भाई साहब केनरा बैंक, आप देख सकते हो 3%, 3-3.5% डिविडेंड देती है। उसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा, ये भी 3% से ऊपर डिविडेंड पे करती है। उसके बाद है यूनियन बैंक, ये भी 3% के आसपास डिविडेंड पे करती है अपने शेयर होल्डर को। अब अपन बात कर लेते हैं प्रॉफिट और लॉस वाले सेक्शन की कि भाई साहब ओवरऑल ये जो बैंक है ये प्रॉफिट जनरेट कर भी रही है या नहीं। तो भाई साहब ये है प्रॉफिट और लॉस वाला सेक्शन 2013 से लेके 2024 की ये रिपोर्ट है। सबसे पहले रेवेन्यू की बात कर लेते हैं तो आप देख सकते हो रेवेन्यू इसकी दिन पे दिन हमें बढ़ती हुई दिख रही है, ये एक अच्छी बात है। इंटरेस्ट की अगर अपन बात करें तो आप देख सकते हो ये है इंटरेस्ट वाला सेक्शन। इंटरेस्ट भी इस बैंक का लगातार हमें इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है पहले के मुकाबले। ठीक है, पहले कुछ बीच में कम हो चुका था लेकिन वापस से इनका इंक्रीज होना स्टार्ट हो चुका है। एक्सपेंसेस की अगर अपन बात करें तो एक्सपेंसेस भी इनके अब इंक्रीज होते हुए हमें कुछ दिख रहे हैं। फाइनेंसिंग प्रॉफिट की अगर अपन बात करें तो आप देख सकते हो ये है फाइनेंसिंग प्रॉफिट वाला सेक्शन। लगातार फाइनेंस सेक्टर में इन्होंने लॉस फेस करा है। ठीक है, मतलब ये किसी को लोन दे या नहीं दे, इनका जो फाइनेंस वाला सिस्टम है वो एकदम बिल्कुल लॉस में चल रहा है। ठीक है जी,
अगर अपन अदर इनकम की बात करें तो आप देख सकते हो ये है अदर इनकम वाला सेक्शन। लगातार इनका अदर इनकम वाला सेक्शन भी हमें इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की अगर अपन बात करें कि टैक्स वैक्स पे करने से पहले क्या बैंक प्रॉफिट में रही है, तो आप देख सकते हो 2013 में प्रॉफिट, उसके बाद 2015 में प्रॉफिट, फिर 2016 से लगातार इन्होंने लॉस फेस करा है। कहाँ तक? 2021 तक। ठीक है, मतलब एक लंबे समय तक एक बैंक लॉस में रही है, लगभग 6 साल। उसके बाद 2022 से इन्होंने प्रॉफिट जनरेट कराए और प्रॉफिट में हमें ग्रोथ होती हुई दिख रही है। नेट प्रॉफिट की अगर अपन बात करें कि टैक्स वैक्स सब कुछ काटने के बाद क्या बैंक के हाथ में कुछ आया है या नहीं आया है, तो 2013 में प्रॉफिट था। ठीक है, उसके बाद 14 में लॉस, 15 में फिर से प्रॉफिट, उसके बाद 16, 17, 18, 19, 20 और 21 लॉस। ठीक है, लगातार 6 साल तक इन्होंने लॉस फेस करा। उसके बाद 2022 से इन्होंने लगातार प्रॉफिट जनरेट कराए और प्रॉफिट हमें इंक्रीज होता हुआ अच्छे से दिख रहा है। तो ये तो बात हो गई प्रॉफिट और लॉस वाले सेक्शन की। अब अपन बात कर लेते हैं बैलेंस शीट की कि भाई साहब इस बैंक की बैलेंस शीट आखिरकार क्या बोल रही है। तो भाई साहब ये है बैलेंस शीट वाला सेक्शन। आप देख सकते हो 2015 से लेके 2024 की ये रिपोर्ट है। इक्विटी कैपिटल की अगर अपन बात करें तो आप देख सकते हो बैंक की इक्विटी लगातार हमें इंक्रीज होती हुई दिख रही है। रिजर्वेस की बात करें तो ये है रिजर्वेस वाला सेक्शन। रिजर्वेस भी बैंक के हमें इंक्रीज होते हुए दिख रहे हैं। टोटल लाइबिलिटी की अगर अपन बात करें तो आप देख सकते हो ये है लाइबिलिटी वाला सेक्शन, इंक्रीज होते हुए दिख रहे हैं। वहीं एसेट्स की अगर अपन बात करें तो एसेट्स भी इंक्रीज होते हुए हमें दिख रहे हैं। अदर लाइबिलिटी और अदर एसेट्स की अगर अपन बात करें तो ये है अदर लाइबिलिटी वाला सेक्शन। आप देख सकते हो बीच में कहीं लाइबिलिटी थोड़ी कम हुई थी, उसके बाद वापस से थोड़ी बहुत इंक्रीज होती हुई हमें दिख रही है। अगर हम अदर एसेट्स की बात करें तो अदर एसेट्स इनके अच्छे खासे इंक्रीज होते हुए हमें दिख रहे हैं। मतलब ये जो बैलेंस शीट है ये एकदम ओके रिपोर्ट है, कोई झोल नहीं है इसमें। ठीक है, अब अपन बात कर लेते हैं इन्वेस्टर की कि भाई साहब इस कंपनी के शेयर किस किस ने कितने होल्ड कर रखे हैं। तो भाई साहब ये है शेयर होल्डिंग वाला सेक्शन। 2017 से लेके 2025 की ये रिपोर्ट है। सबसे पहले प्रमोटर होल्डिंग को हम समझ लेते हैं। तो देखिए 2017 से ही प्रमोटर के पास 81% शेयर है। ठीक है, लगातार इनके जो शेयर होल्डिंग है वो हमें धीरे धीरे कहीं ना कहीं इंक्रीज होती हुई दिख रही थी। अभी 2025 की जो नई रिपोर्ट आई है उसमें इनके पास 90% शेयर अवेलेबल है। मतलब इन्होंने 4% शेयर अपने बेचे हैं। ठीक है, एफआईआई की अगर अपन बात करें तो एफआईआई के पास अगर आप देखोगे तो पहले 0.25% शेयर थे, वहीं अभी इनके पास 1.26% की होल्डिंग अभी भी हमें दिख रही है। अगर हम डीआईआई की बात करें तो आप देख सकते हो ये है डीआईआई वाला सेक्शन। डीआईआई के पास 2017 में 14% शेयर थे। ठीक है, लेकिन अभी इनके पास कितने हैं? 5% शेयर। मतलब इन्होंने भी दबा के प्रॉफिट बुकिंग करी है। अब अपन बात कर लेते हैं पब्लिक की। पब्लिक कौन? आप में अपन जैसे छोटे रिटेल ट्रेडर। तो देखिए पब्लिक के पास 4% शेयर थे पहले 2017 में और अभी 3.60% शेयर है। तो देखो जो भी अच्छी कंपनी होती है, अच्छी बैंक होती है, जाहिर सी बात है पब्लिक उसमें पैसा इन्वेस्ट नहीं करती है। ठीक है, पब्लिक के पास आपको वही दिखेगा 3%, 10% या फिर 20%, जो भी अच्छी कंपनियां होती है। सबसे ज़्यादा शेयर किसके पास होते हैं अच्छी कंपनियों के? या तो प्रमोटर के पास, या फिर एफआईआई के पास, या फिर डीआईआई के पास। ठीक है, अब अपन बात कर लेते हैं चार्ट की कि भाई साहब इस बैंक का चार्ट आखिरकार क्या बोल रहा है। लेकिन चार्ट पे जाने से पहले आप ये प्रॉफिट और लॉस वाला सीन समझ लीजिए। यहाँ पर आप देखिए 2016 से लेके तो 2021 तक बैंक ने लॉस फेस करा है। तो ये जो लॉस वाले साल है ये हमें चार्ट पर भी बखूबी देखने को मिलेंगे। ठीक है जी, अब सीधे चलते हैं चार्ट पे। तो भाई साहब ये बैंक का चार्ट है, आप देख सकते हो, जिसे हम 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं। 1 अगस्त 2007 में ये बैंक का शेयर मार्केट में लिस्टेड हुई थी, तब इसका शेयर प्राइस आया था 112 पे। ठीक है, ओवरऑल हाई की अगर अपन बात करें तो आप देख सकते हो इस बैंक का ओवरऑल हाई कितना है? लगभग 213 के आसपास। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ से गिरा, उसके बाद वापस से अप मूव, फिर डाउन, फिर अप मूव, फिर डाउन, फिर अप मूव। लेकिन अभी हमने देखा था कि 2016 में आके बैंक ने लॉस फेस करा था। तो ये है 2016 का हाई। ठीक है, 2016-17 में आप देख सकते हो कितना हाई है। यहाँ पर आप देखिए ये है लगभग 122 के आसपास। ठीक है, 122 से सीधा ये नीचे 2021 तक इन्होंने लॉस फेस करा था। तो आप देख सकते हो ये लगभग 9 रुपये के आसपास ये आ चुका है, 9-10 रुपये के आसपास। ठीक है, आप देख सकते हो 2016 से लेके 2021 तक इन्होंने लॉस फेस करा नीचे। उसके बाद जब वापस से ये प्रॉफिट जनरेट करने लग गए तो वापस से ये ऊपर, अब 10 रुपये की जो कंपनी है वो वापस से 77 का हाई लगाती है। तो यही चीज़ होती है, अगर कोई भी कंपनी हो, किसी भी कंपनी में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, उसके 2 रीज़न होते हैं, ऊपर जाने के भी और नीचे आने के भी।
देखिए सबसे पहले ऊपर जाना के रीज़न को हम समझ लेते हैं। पहला, जब प्रॉफिट जनरेट होगा तो, ठीक है। दूसरा, कोई अच्छी बड़ी क्वांटिटी में उसे बाय करेगा तो, ठीक है। ये दो रीज़न। उसी तरीके से नीचे आने के भी दो रीज़न है। पहला, जब कंपनी लॉस फेस करेगी तो, सीधा नीचे। दूसरा, कोई बड़ी क्वांटिटी में उसे सेल करेगा तो, सीधा नीचे, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए ऊपर गया, उसके बाद ये यहाँ पर एक गिरावट आपको देखने को मिल रहा है। अब ये जो गिरावट है ये कहाँ तक आनी चाहिए उस चीज़ को समझ लेते हैं। ये जो प्रॉफिट बुकिंग आप देख रहे हो ये कहाँ तक आनी चाहिए, तो ये है इसका लो और भाई साहब ये है इसका हाई, ठीक है। यहाँ पर ही हमें इसकी प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है, बस ये यहाँ पे लगभग ये कितना 35 रुपये के आसपास, ठीक है। अगर आपने होल्ड कर रखा है या आपने पहले से बाय कर रखा है या बाय करने का सोच रहे हो तो ध्यान से सुनिए। 35 रुपये का इसका एसएल बन रहा है, ठीक है। तो लगभग आपको अगर 33 रुपये या 32 रुपये से नीचे जाता हुआ ये दिखे तो आप तुरंत निकाल दीजिएगा, इसको होल्ड मत कीजिएगा। अगर अपन RSI के हिसाब से देखें तो आप देख सकते हो, अपन देखते हैं इसको 40 पे, ठीक है। तो ये है अपना भैया 40 का लेवल। 40 के नीचे जाता हुआ ये हमें दिख रहा है 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे, समझ रहे हो। अगर हम इसको 1 वीक के टाइम फ्रेम पे करें तो आप देख सकते हो ये पूरा एकदम ओवरबोट हो चुका है, ठीक है। 1 डे पे देखें तो आप देख सकते हो ये, समझ रहे हो। आई होप आपको सारा कुछ सीन इसका समझ में आ चुका होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा और हाँ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि अगली वीडियो में किस कंपनी के ऊपर बनाऊँ। और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल पर आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड सारी न्यूज़, खबरें और सभी कंपनियों के बारे में एकदम विस्तार से जानकारी मिलती रहेगी।